अब मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब मैं विदाउट टाइम वेस्ट के सबसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद अगले काम पे चले। का पोर्शन है जो कवर होने जा रहा है, तो इसलिए बड़े ध्यान से हम इसको सुनेंगे और हम इसको कवर करेंगे। मैं किसी के मैसेज अभी नहीं सुन रहा, ना किसी के मैसेज का भी रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं पहले इसको कवर कराना चाह रहा हूँ। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जिस सेक्शन का नाम है जनाब, ये हमारा जो सेक्शन होता है ना, इसके अंदर लेटर्स। एक मिनट के, मैं जरा ये पेन ओपन कर दीजिए, ये आ गया। लेटर्स, ठीक है, मेमो, और तीसरा है रिपोर्ट। इन तीनों के अंदर में से कोई एक सेक्शन आपको करने को मिलेगा। या आपको लेटर्स आएंगे, या आपको मेमो, या आपको रिपोर्ट। या लेटर, या मेमो, या रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई और पोर्शन नहीं है, यही है। याद रखें कि ये जो सेक्शन आपको आएगा, इट इज गोइंग टू कवर योर 20 मार्क्स। मैं ये भी बताता चलूं, क्योंकि बताना जरूरी है और डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि बेटा, जो लेटर्स होते हैं, इनके आने के चांसेस, लेटर्स के आने के चांसेस हैं 90%। मेमोज और रिपोर्ट, ये दोनों कवर करेंगे 5-5% ऑप्शन कि शायद ये आ जाए, शायद ये आ जाए। अब जरा एक बात समझ लीजिएगा, पहले मैं आपको समझाता चलूं कि जो मेमो है और रिपोर्ट है, मैं कहता हूं कि जिस स्टूडेंट को मेमो या रिपोर्ट आ जाए, तो वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है ना, वो खुशबख्त होता है। और सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट जो है वो लकी होता है, अगर मेमो आ जाए या रिपोर्ट राइटिंग आ जाए। क्यों? क्योंकि ये है ही बहुत आसान। इनका फॉर्मेट भी सेम है, इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपको, कोई जिसे कहते हैं ना कि एक कोई मुश्किल सा एक जो है वो हरक्यूलिस टास्क इसमें होता है। ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया होता है, इसको फॉलो करते हुए आपने चलना होता है। पहले जरा एक बात याद रख लें कि मेमो और रिपोर्ट के अंदर, ये बात आपने भूलनी नहीं है, इस चीज को आपने जेहन में रखना है, कोई इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। मेमो रिपोर्ट के अंदर आप जो इंफॉर्मेशन नहीं भी दी गई उसको एज्यूम कर सकते हैं, और रज के एज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। किसी शख्स का नाम नहीं है, आप वो शख्स का नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें। कंपनी का नाम नहीं है, अपनी कोई कंपनी बनाए और उसको लिख दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ये काम कर सकते हैं, ये बात याद रखें। मेमो और रिपोर्ट के अंदर, लेटर्स के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फॉर्मेट का हिस्सा है, तो वहां पर आप नाम नहीं लिख सकते। अगर पर्सन है तो आप लिख देंगे मिस्टर एबीसी, ठीक है। और अगर कोई जनाब हमारे पास कंपनी नहीं लिखा हुआ, तो आप लिखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट एलटीडी लिमिटेड, ठीक है। और अगर हमारे पास एड्रेस भी नहीं दिया, तो उस सूरत में सिर्फ शहर का नाम लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर लाहौर, और बात खत्म, ठीक है। तो आप ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। स्टूडेंट यहां पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए ये बात मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं कि लेटर्स आने के 90% चांस हैं। लेटर्स में, मेमो में, रिपोर्ट में एज्यूम कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन जो फॉर्मेट में दी गई है, लेकिन आपसे मिसिंग है। तो आपने याद रखना है कि जो मेमो रिपोर्ट है, उसमें नाम भी एज्यूम कर सकते हैं, उसमें एड्रेस भी एज्यूम कर सकते हैं, कंपनी का नेम भी एज्यूम कर सकते हैं, वट एवर जो आप करना चाहें कर सकते हैं। लेटर्स में भी आप एज्यूम कर सकते हैं, लेटर में भी जूम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में छोटा सा चेंज है कि वहां पे आप शख्स का नाम नहीं लिखेंगे। तो आप मिस्टर एबीसी कर देंगे, कंपनी का नाम आएगा तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कर देंगे। और इसी तरह अगर एड्रेस की बात है तो सिर्फ शहर का नाम लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। यहां तक बात आपको समझ आ गई है? मुझे प्लीज यस का मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी। किसी को समझ आ गई है? सबको? जी, फंटेस्टिक हो गया, अरे जबरदस्त, अरे जबरदस्त, वो फंटेस्टिक, जबरदस्त, फंटेस्टिक हो गया। अब बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं लेटर के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेटर जब आएगी उसकी बारी फिर उसके ऊपर बात करेंगे। मेमो की बात करूंगा, जो कि 5 से 7 मिनट में कवर होने वाला है। कमाल, इसलिए कह रहा हूं ना, ये सबसे आसान है। मेमो रिपोर्ट, मैं कहता हूं जी कमाल, अगर ये आ गया ना तो आपको अब फायदा हो गया, मजा आ गया आपको। मेमोस क्या होते हैं? याद रखो कि ये वर्ड निकला है, मेमो जो वर्ड है ये जनाब निकला है मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? याद दहानी। याद दहानी करवाने के लिए हम यूज करते हैं मेमोस। अच्छा, पुराने जमाने में ना होता क्या था कि एक कॉलेज में जब आप एंटर होते थे, कॉलेज में अभी भी ऐसा होता है कि नोटिस बोर्ड लगा होता है, ठीक है, किसी भी फिजिकल कॉलेज में जाएं, वहां पे नोटिस बोर्ड लगा होता है, और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर एक
चीज लगाई जाती है, एक नोटिस लगाया जाता है जो कि सबके लिए होता है, और कोई मैसेज नहीं किया जाता, किसी को कोई बात नहीं कही जाती, सिर्फ क्या होता है कि एक नोटिस होता है। अब वो जो नोटिस होता है ना मेरे बच्चों, असल में वो एक मेमो होता है, जिसमें आपको एक ही पेज होता है जिससे तमाम लोगों तक पैगाम जाता है और वो सेम बात होती है। उसे हम नाम देते हैं कि वो क्या है, मेमो। ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट की टाइप होती है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। याद रखें कि ये डेफिनेशन है जनाब ओल्ड। अब मेमो की कैटेगरीज बढ़ गई। अब मेमो की कैटेगरी बढ़ गई है। अफ्तारी करवानी है आपने सबको आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, आप क्या करेंगे, इनविटेशन कार्ड भेज देंगे, वो मेमो होगा आपका। आपको मैसेज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई शक्ल है, मैसेज किया जाता है जी टुमारो इज ऑफ, ये बात कही जाती है, आप कहते हैं ओके, लो जी वो मेमो हो गया। अब मेमो की कैटेगरी बहुत बढ़ गई है, ये बात याद रख लें। आज के दौर में मेजॉरिटी ऑफ मेमो जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड इनका वे होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड को पूरा किया जा सके। जो एक ऑफिशियल मेमो होता है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के मुताबिक चल रहा होता है। अगली बात समझ लें कि क्या कॉमन सिचुएशंस है जो मेमो के अंदर होती हैं। वो लिखा जाता है मेमो को इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, डायरेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। कोई आया है, जो भी नया बंदा आया उसको ये रोज बता दिए वो क्या है जी, मेमो है, इसको देख ले। आपने ओरल डिस्कशन की है, मिसाल के तौर पर आप को बात कर रहे हैं, दो पर्सन के दरमियान, एक टीचर और प्रिंसिपल के दरमियान बात हो रही है, तीसरा एक साथ कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं, और वो क्या करते हैं कि उनके दरमियान डिस्कशन को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं सर इस पे साइन कर दें हमारी जो बात हुई है, ताकि ये बाद में हमें पता चलता रहे कि हमारी ये बात हुई थी, और जब भी कोई मुकरे तो उसे वो दिखा दिया जाए कि देखो जी तुसी साइन किते हैं। ओरल डिस्कशन को कंफर्म करने के लिए भी जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मेमो। तीसरा, दूसरों से उनके आइडियाज और ओपिनियन पूछने हैं, जनाब क्या मसला है, बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे पीआरसी में, पीआरसी वन इतना मुश्किल क्यों है, वजह क्या है। तो दूसरों से पूछना उनके आइडियाज और ओपिनियंस, तो क्या है, मेमो। मैं 10 बंदों को पूछता हूँ, 20 बंदों को पूछता हूँ, तो वो क्या है, दैट इज मेमो। उसके बाद हमारे पास है कि बहुत से लोगों को उनकी असिस्टेंस पे थैंक यू कहना है, बहुत से उन्होंने आइडियाज और ओपिनियन शेयर किए, या बहुत लोग अफ्तारी पे आए तो मैंने सबको थैंक यू कहना है, तो वो क्या करूंगा, मेमो शेयर करूंगा। रिपोर्ट प्रोग्रेस, भाई मुझे बताएं कि वो जो काम हमने एलोकेट किया था उस काम को कहाँ तक पहुंचाया गया, क्या हुआ वो जरा बताएं। 100 बंदे थे उस काम को कर रहे थे, सबके पास वो मेमो जाएगा, तो ये क्या है, रिपोर्ट प्रोग्रेस। इसी तरह जनाब इंफॉर्मेशन बहुत से लोगों तक, कोलीग्स तक, लोगों तक एक ही वक्त में पहुंचाना, ये क्या है, मेमो। वही बात, ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दिया, ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया, तो ये क्या है, सर्कुलेट किया इन्फॉर्मेशन को, तो ये मेमो है। मेमो इसलिए भी यूज होता है। और फिर उसके बाद परमिशन और अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करना। परमिशन या अप्रूवल, बहुत से मामला हैं जिनके अंदर परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो आप उसके लिए जो भेजेंगे, बहुत से लोगों को चाहिए होते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो सब क्या है, मेमो की कैटेगरी में आता है। तो याद रखें कि मेमोस को इन पॉइंट्स जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं, इन इन पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हम इस्तेमाल के अंदर लेके आते हैं। तो जनाब अब आते हैं मेमो के पैटर्न की तरफ, जो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट का पैटर्न जरा बड़े ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि रिपोर्ट में भी ये आएगी, फिर उसके बाद हमारे पास ये लेटर राइटिंग में भी डेट आएगी, इसलिए बड़े ध्यान से जरा बात को समझिएगा। रिपोर्ट के दो पैटर्न है। पहला पैटर्न ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे डे। दूसरा पैटर्न क्या होगा, आप लिखेंगे मंथ। तीसरा पैटर्न क्या होगा, आप लिखेंगे ईयर। ठीक है। डे, देखिए मैंने डबल लिखा है, मिसाल के तौर पे 8 तारीख है, तो आप लिखेंगे 8, उससे पहले जीरो लगाएंगे। मंथ 4 है तो आप लिखेंगे 4, उससे पहले जीरो लगाएंगे। 2025 है अगर, तो आप लिखेंगे 2025। याद रखें, डे, मंथ और ईयर, हमेशा ईयर से पहले आपने कॉमा लगाना होता है। हमेशा ईयर से पहले आपने कॉमा लगाना है, ना किया ये तो एक नंबर कट जाएगा। इसलिए पैटर्न याद रखें। दूसरा पैटर्न क्या है, मंथ पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद डे आएगा, यानी डेट आएगी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर। क्लियर। देखें, डेज और मंथ्स को आप चेंज इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ईयर वहीं पे रखेंगे जहां पर है। तो यहां पे लिखा, अगर फर्ज करें 08, इधर मैं करता हूँ 03/2025, और मैं इससे पहले क्या करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ डेट जो कि आपने याद रखना है, और इसको हमेशा फॉलो करना है, ये बात नहीं भूलनी। क्लियर है। डेट सीसी फॉर्म फ्रॉम सब्जेक्ट की हेडिंग देनी है या नहीं, बेटा ये अभी मुझे बात पूरी करने देना, फिर सब कुछ आ जाता है। डेट की हेडिंग आपने देनी देनी है, ये बात याद रखिएगा। लिखा हुआ है डेट, हेडिंग देनी है, ऐसे ही आपने लिखना है, फिर उसके बाद आगे डेट लिखनी है। टू,
किसकी तरफ से है, आप लिखेंगे रेहान सर। और याद रखें कि इसके बाद ये आ गया नेम, और नीचे फिर उसकी डेजिग्नेशन अगर है तो वो भी लाजमी लिखें जी। रेहान सर अगर प्रिंसिपल है तो आप लिखें दा प्रिंसिपल। और वो कैसे कर सकते हैं, इसी के नीचे लिख दें दा प्रिंसिपल। इसी तरह सीसी, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी। यानी आप अगर चाहते हैं कि आपकी ये इंफॉर्मेशन किसी आपके बड़े बॉस के पास भी रहे, ठीक है, बॉस के पास भी रहे, तो आप उसको सीसी रख सकते हैं। और ये सीसी के बारे में याद रखें, अगर आपसे कहा गया हो मेमो में कि सीसी रखें किसी पर्सन को, तो आपने सीसी लिखना है, वरना सीसी आपने लिखना नहीं है, ये बात याद रखें। प्रियंका पूछ रही है सर मंथ वर्ड्स में नहीं लिखेंगे। बेटा वो मैं तो कहूंगा ना लिखें। अगर आप लिख भी लेंगे तो समझे फेब्रुअरी है, फर्ज करें, तो आप उसमें फिर क्या करेंगे, सिंपल FEB लिखेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप डालेंगे, क्योंकि आप इसको कंप्लीट नहीं लिख रहे। अगर कंप्लीट लिख रहे हैं तो ठीक है, पूरा नाम लिखें। अगर पूरा नहीं मंथ का नाम लिखते हैं, तो अगर पहले 3 वर्ड्स लिखते हैं या लेटर्स लिखते हैं, तो उसके बाद फुल स्टॉप लाजमी आप डालेंगे। क्लियर, ये बात समझ आ गई है बात आपको। अच्छा जी, फ्रॉम किसकी तरफ से, जहाजिब खान। और जहाजिब साहब खान कौन है जी, ये जहाजिब साहब मैं कहता हूँ जी टीचर असिस्टेंट है, फर्ज कर लें, तो मैं लिखूंगा क्या, द टीचर असिस्टेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि जहाजिब साहब का नाम और फिर उसके बाद उनका नीचे डेजिग्नेशन लिख दिया। आपने भी यही काम लाजमी करना। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट बात याद रखिएगा बेटा, वो ये वाली कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप दो तरह से लिख सकते हैं, याद रखें, ये रिपोर्ट में भी आएगा, लेटर में भी आएगा, इसलिए अभी बात समझ लें। सब्जेक्ट को लिखने के दो तरीकाकार हैं, एक है टाइटल फॉर्म, और एक है दूसरा जो तरीकाकार होता है उसे आप नाम देते हैं सेंटेंस फॉर्म। आई एम गोइंग टू रेकमेंड कि आप हमेशा सेंटेंस फॉर्म के अंदर ही सब्जेक्ट लिखा करें। और सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आप करेंगे कि आप मेमो ऑन ग्रैंड टेस्ट सेशंस ऑफ PRC। ठीक है, इसी तरह अगर टाइटल फॉर्म क्या है कि आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते, ग्रैंड टेस्ट सेशन ऑफ PRC, जब आप टाइटल फॉर्म में लिखें तो याद रखिएगा कि हमेशा टाइटल फॉर्म में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सिवाय प्रेपोजिशन के। हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सिवाय प्रपोजिशन के। और सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और अगर कोई आगे प्रॉपर नाउन आया तो आप उसका लेटर कैपिटल लिखेंगे, वरना कैपिटल नहीं करेंगे। और हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मिसाल के ग्रैंड टेस्ट सेशन है, तो ग्रैंड टेस्ट सेशन एक नाम है, तो आप उसमें G कैपिटल, टेस्ट का T कैपिटल, सेशन का S कैपिटल, और PRC का P, और RC को पूरा नाम है इसका, क्योंकि PRC एब्रीवेटेड वर्ड है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर जब आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो फिर इसको बोल्ड लाजमी कर दीजिएगा, ताकि टीचर को पता चले कि जी हाँ, ये एक बोल्ड इसलिए किया गया कि ये नाम है, प्रॉपर बनाया है टॉपिक। और टॉपिक को जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो फिर आप उसको कैपिटल कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई है आपको, यहां तक कोई सवाल। मुझे एक मैसेज प्रियंका का आया, मंथ वर्ड मैंने बता दिया, डेट टू CC फ्रॉम सब्जेक्ट, सबको बोल्ड करना है जी, बिल्कुल बोल्ड करें बेटा, बोल्ड करें, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। सिर्फ इनके ये जो टाइटल्स हैं उनको उनको बोल्ड करें, ठीक है, आगे बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। स्पेस कितना देना है, एक एक एंटर दबाना है बस, और कुछ नहीं, एक एक एंटर दबाना है। और फातिमा कहती है जी सेंटेंस को बोल्ड नहीं करना, नहीं बेटा सेंटेंस को बोल्ड ना करें, हाँ जो उसके अंदर टाइटल अगर कोई आप बनाए, जैसे अभी मैंने बताया ग्रैंड टेस्ट सेशन, अगर आप उसको कैपिटल में वर्ड फाइल वाला लिखना चाह रहे हैं तो फिर उसको आप बोल्ड कर लेंगे सेंटेंस के अंदर। CC का बताएं प्लीज, मैंने अभी बताया लीना बेटा कि CC अगर आपको स्टेटमेंट में पूछा गया कि या कहा गया कि CC रखें किसी को, तो फिर आप रखें, वरना CC के सेक्शन को आप हजफ कर दें, ना लिखें। आगे अहमद इकबाल पूछ रहे हैं सर सब्जेक्ट को जब सेंटेंस में लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा। बेटा फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल ही होता है, ऐसी नर्सरी क्लास पढ़ दे आए आप अहमद इकबाल साहब, भूल गए हो। अच्छा जी, डन हो गया। अब बात आगे करते हैं, कोई नहीं लिखना डियर सर डियर मैडम, कुछ नहीं लिखना। और याद रखें कि मेमो इज ऑलवेज इन वन पैराग्राफ, वन पैसेज। और याद रखें कि मेमो के अंदर आपने हमेशा वन पैराग्राफ रूल को फॉलो रखना है। अगर किसी ने दो पैराग्राफ बनाए तो वो फारग हो गया, जैसे प्रेसी है उसी के अंदर ही ऐसा है। तो काइंडली बी इन्फॉर्म दैट द ग्रैंड टेस्ट सेशन ऑफ PRC, अब मैंने क्या करना है, इसको हाईलाइट करना था, यानी बोल्ड करना था। क्यों, क्यों, वजह क्या है कि ये टाइटल है। आप यहाँ पे आप लिख दे, कोई भी यहाँ पे नाम लिख दे, नियर पे स्टूडेंट्स या वट जो भी स्टूडेंट is scheduled to commence 15 days prior to the examinations. This session will extend over a period of 2 to 3 weeks, providing ample time for thorough preparation.
उसके बाद ऑल पीएससी इंस्ट्रक्टर्स आर रिक्वेस्टेड to immediately begin drafting question papers in accordance with the established protocols. This ensures that the exam can start on time and proceed smoothly. Your prompt attention and cooperation in this matter are highly appreciated to maintain our standard of academic excellence. Thank you for your dedication and hard work. और उसके बाद आपने सिर्फ लिख देना रिगार्ड्स और उसके बाद फुल स्टॉप। बात यहां पे ये आ रही है बॉडी पैराग्राफ कितना होना चाहिए। तो बेटा याद रखें, बॉडी पैराग्राफ हमेशा जो मेमो का है वो आइडियल यही है कि 70 से 90 वर्ड्स का हो। आइडियल यही है, आप इसे मैक्सिमम भी 100 वर्ड्स तक लेके जाएं, इससे ऊपर मत करें। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ये सबसे आसान है और बड़ा मजेदार है। बस एक पैराग्राफ में बात करनी है और बात खत्म। 70 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, 90 वर्ड्स मैक्सिमम, आप इसे 100 वर्ड्स तक भी लेके जाएं और एंड पे कुछ और नहीं लिखना सिवाय रिगार्ड्स के। क्लियर? यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें जी। किसी को कोई और सवाल है तो? सर जी ये तरतीब से लिखना, जी जैसा है वैसे तरतीब से लिखना। डन हो गया जी। जनाब हमारा मेमो राइटिंग का पोर्शन हो गया है कवर। ठीक है, अब हम आएंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए रिपोर्ट राइटिंग की तरफ, और अब मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर लेके जाऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जनाब रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जरा पहली बात समझना जरूरी है कि ये रिपोर्ट होती क्या है। रिगोर्ड्स, ये फातिमा पूछ रही है रिगार्ड्स नेक्स्ट लाइन पर कर सकते हैं? बेटा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल स्टार्टर ऑफ द लाइन, स्टार्टर ऑफ द लाइन रिगार्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। रिपोर्ट क्या होती है मैं आपको देसी अंदाज में समझाता हूं, जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड बड़े अच्छे अंदाज से कर पाएं और आप इसको समझ पाएं। रिपोर्ट मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, रिपोर्ट क्या होती है कि इसका दूसरा नाम होता है रिपोर्ट का थोरो रिसर्च। थोरो रिसर्च यानी आपने एक कंप्लीट रिसर्च जो करते हैं ना उसे कहते हैं ये क्या है? रिपोर्ट है। जो कंप्लीट थोरो रिसर्च करते हैं उसे आप कहते हैं ये क्या कहलाती है? रिपोर्ट। और थोरो का मतलब क्या होता है? थोरो का मतलब क्या होता है? थोरो का मतलब होता है इन डेप्थ। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, DEPTH। इन डेप्थ रिसर्च का नाम क्या होता है? रिपोर्ट। मिसाल के तौर पर आपने रेलवे को ज्वाइन किया और रेलवे में आपके जो बॉस हैं वो आपको कहते हैं कि बताएं लोग रेलवे को प्रेफर क्यों करते हैं और रेलवे को प्रेफर क्यों नहीं करते, बसेस को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। अब आपने इन डेप्थ रिसर्च करनी है। इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले जाके टिकटों को देखेंगे, आप जाके देखेंगे कि कस्टमर सर्विसेज कैसी है। आप फिर ट्रेन का खुद सफर करेंगे, मुख्तलिफ स्टेशन पर जाएंगे, मुसाफिरों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे सबसे और उन्हें पूछेंगे कि बताएं भाई आपको क्या लगता है, और फिर आपको वो उस चीज का आंसर देंगे कि हमें क्या लगता है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में इन डेप्थ रिसर्च की जाती है। एक चीज अगर मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, अगर मैं कोई एक बात याद करवाऊं, अगर आपको याद आती है तो मैं आपको याद करवा देता हूं। एक इशू आया था कुछ सालों पहले जिसका नाम था पनामा लीक। पनामा लीक्स। पनामा लीक्स के अंदर हमारे साबिका प्राइम मिनिस्टर साहब को सजा हुई थी। और जनाब पनामा लीक्स में जो JIT थी उसने रिपोर्ट आप शाया की थी और वो रिपोर्ट थी 27 वॉल्यूम्स पर। 27 जिल्दें थी उसकी। 27 जिल्दें। बहुत बड़े बड़े ब्रीफ केस आए थे, याद होगा आपको। अगर आप में से कोई सियासत में शगफ रखता है तो रखना चाहिए, पता होना चाहिए आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपको इस बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो क्या था? एक रिपोर्ट थी। और रिपोर्ट के अंदर क्या होता है जरा बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में कि रिपोर्ट में असल में एक्चुअली होता क्या है। तो जनाब रिपोर्ट के अंदर पहली बात तो आपने याद रखनी है कि रिपोर्ट के अंदर एक होता है टाइटल पेज। चूंकि बात जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, चूंकि आप लोगों के पास कोई टाइटल पेज नहीं आएगा, कोई वाटरमार्क वाला पेज नहीं आएगा, सिर्फ एक ब्लैंक पेज होगा, तो इसलिए आपके पास तो टाइटल पेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। टेबल ऑफ कंटेंट्स के जनाब समझो 4000 सफ़ों पर आपकी रिपोर्ट है। तो आपने बताना जी यहां से यहां, यहां से यहां पे ये है, यहां से इस सफ़े पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है, इस सफ़े पे जाएंगे तो ये टाइटल है, ये टाइटल है। तो आपकी तो रिपोर्ट जाहिर सी बात है इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए। कितनी रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो 35 से 40 मिनट्स में पूरी हो जाए। और याद रखें कि 35 से 40 मिनट्स के अंदर आपने 5 मिनट्स प्लानिंग में भी लगाने हैं कि मैंने क्या क्या लिखना है जी। तो जारी सी बात है मेरे पास बचे कितने? 35 मिनट्स, 30 से 35 मिनट्स। तो मैंने उसके अंदर ही करना है। तो इसलिए मैं तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का तो काम सवाल ही पैदा नहीं होता।
फिर उसके बाद जनाब अगर मेरी जो रिपोर्ट है वो कुछ 400 सफात पर है, तो जो एग्जेक्टिव्स हैं वो 400 सफात तो नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे उनके लिए एक समरी बनानी पड़ेगी कि सर ये चीजें ये हैं और मेरी रिपोर्ट का निचोड़ ये है। तो आपने भी एग्जेक्टिव समरी तो बनानी नहीं है। हाँ, इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन आपने लिखना ही लिखना है। बैकग्राउंड, जिसमें आप बताएंगे कि जनाब मुझे, मैंने क्यों लिखा, ये इंट्रोडक्शन में बता रहे होते हैं आप कि मैंने भाई ये क्यों लिखा, इसके पीछे वजह क्या थी, ये क्या डिस्कशन थी, यानी मुझे किसने कहा, और फिर मैंने क्या क्या किया, हिस्ट्री क्या थी, तो आप क्या करेंगे उसके ऊपर, ये चीज़ तो आप लास्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद बॉडी, बॉडी में क्या होता है, आप अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं, डिस्क्रिप्शन बताते हैं, डिस्कशन बताते हैं कि मैंने क्या क्या फाइंड किया, क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है, जिस वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे, जिस वजह से हम कोलैप्स कर रहे हैं, ये सारी बातें। और फिर उसके बाद आप कंक्लूजन की हेडिंग देंगे। फिर उसके बाद आप रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन का एक दूसरा नाम क्या होता है, सजेशंस। मेरी नज़र में क्या होना चाहिए, ठीक है, ना फिर आपने आगे रेफरेंस देना, ना अपेंडिसेस, और फिर आपने डायरेक्ट एंडिंग कर देनी है जी, ठीक है। तो ये एक टोटल पैटर्न है जो कि आपकी रिपोर्ट में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन की कितनी लाइनें सब बताता हूं मेरा बच्चा, सब बताता हूं, परेशान नहीं होना। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की तरफ, एक रिपोर्ट, ताकि हमें समझ आ जाए कि रिपोर्ट के अंदर होता क्या है। आपके पास एक रिपोर्ट आई है जी, एक रिपोर्ट लिखनी है डायरेक्टर ऑफ एडिडास को, और इन्फॉर्म करना है उन्हें डिक्लाइन हो रहा है कस्टमर की सेल्स में, उसके ऊपर आपको कहा जाएगा सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कि आप वो रीजंस बताएं उस डिक्लाइन के पीछे, कि सेल्स पाकिस्तान में खास तौर पे कम क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। ब्रांड है एडिडास, फिर भी सेल्स कम हो रही है, इसकी वजह क्या है, जरा इस बारे में बताएं। और आप फर्ज कर लें कि आप सेल्स मैनेजर हैं एडिडास के, और आपका नाम शहीन अफरीदी है जी, और आपके जो डायरेक्टर हैं उनके डायरेक्टर का नाम है जी शाहिद अफरीदी भाई। आप दूसरी अज्यूम कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स ये लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखा हो तो आप कर सकते हैं। अब मेरे बहनों और भाइयों, बड़े ही ध्यान से बात को समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कि आपने यही पैटर्न फॉलो करना है जो कि आपके सामने लिखा, ऊपर टू लिखेंगे आप, टू और उसके बाद कॉलन लगाना है, टू लिखना है, उसके बाद कॉलन लगाना ही लगाना है, ये बात याद रखिएगा। फिर आप लिखेंगे मिस्टर शाहिद अफरीदी। अच्छा, मिस्टर के बाद आप फुल स्टॉप ना भी लगाए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के अंदर मिस्टर एज अ वर्ड काउंट कर लिया गया, मिसेस एज अ काउंट वर्ड काउंट कर लिया गया, तो इसलिए आपके लिए आपकी मर्जी है कि आपने लगाना तो लगाए, आपने नहीं लगाना तो ना लगाए, लेकिन मिस्टर शाहिद अफरीदी जैसे लिखा है ऐसे ही, कोई कॉमा कोई चीज मैंने उसके बाद नहीं लिखी हुई। ये यानी नाम आ गया। नाम के बाद अगला मैंने काम क्या किया कि उनका डेजिग्नेशन है जी, डेजिग्नेशन इनका क्या है कि ये डायरेक्टर है, ठीक है। आगे मैंने क्या किया कि मैंने आगे कंपनी का नाम लिख दिया, और कंपनी के बाद मैंने नीचे क्या किया, एड्रेस लिख दिया जी, ठीक है। ये होगा मेरा क्या जनाब, टू। रिजवान अली साहब ने एक अजीबो गरीब सवाल किया जो नहीं करना चाहिए था ड्यूरिंग रिपोर्ट, कि सर लेटर में भी टू एंड फ्रॉम की हेडिंग देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेट। आपको डेट का पैटर्न मैं पीछे बता चुका हूं, और मैंने अभी कहा था कि आपने आपको याद होना चाहिए। फ्रॉम में भी वही बात, किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, फिर उसके बाद जनाब कंपनी का नाम आएगा, और एंड पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा। ये पैटर्न है, इसको अपने पल्ले बांध लो, ये गलती होनी नहीं चाहिए। अगर एक भी गलती हुई छोटी सी भी, किसी ने कॉमा लगा दिया जज्बात में आके, किसी ने आके कोई भी ऐसी बात कर दी, तो याद रखिएगा कि वो आपके लिए काम खराब होगा, और उससे आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक भी कट सकते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस करते हैं इस रिपोर्ट की। आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में वही बात, सब्जेक्ट को आपने बोल्ड करना है, कॉलन लगाना है, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन सेल्स ऑफ एडिडास इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो एडिडास की जो सेल्स हैं उनमें जो है वो मसला आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, नीचे पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड सर, उसके बाद कॉलन। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। दानिश साहब ने पूछा कि क्या करेंगे सर, टू के बाद, फ्रॉम के बाद, डेट के बाद, तो बेटा एक एक एंटर दबाना है, सिंपल सी बात है, और कोई नहीं है, सिर्फ एक एक एंटर। इंट्रोडक्शन, और याद रखें कि हर रिपोर्ट में यही इंट्रोडक्शन आपने कॉपी मारना है। फिर बात याद रखें, हर इंट्रोडक्शन में यही आपने कॉपी मारना है, नहीं भूलना आपने। आपने इसको ऐसे ही लिखना है, लेकिन जो जैसा आपको स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक आप मोल्ड कर लेंगे, ये बात आपने नहीं भूलनी, उसके मुताबिक आप मोल्ड कर लेंगे। इंट्रोडक्शन ये है कि 2 मार्च 2025-26 वट एवर आई वॉज टास्क्ड बाय एडिडास अपर मैनेजमेंट। एडिडास की अपर मैनेजमेंट की तरफ से मुझे टास्क मिला विद कंपोजिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ रिडक्शन इन सेल्स टू कंज्यूमर्स।
फॉर द सेक ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ बिहाइंड दिस आई हैव एंडेवर्ड, आई हैव ट्राइड, आप इसको और आसान कर सकते हैं, ट्राइड टू डिस्कवर अ प्लॉजिबल, डिस्कवर एन एक्सप्लेनेशन, बस इतना कर ले आप, वो प्लॉजिबल भी छोड़ दें, आपके लिए भी आसान होगा। इंट्रोडक्शन आप कर चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद जाहिर सी बात है कि मेरे भाइयों और बहनों, आपने अब लिखना है प्रोसीजर, कि मैंने वो इन्वेस्टिगेशन कैसे की, मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, और इनमें से कोई एक ही आप टाइटल लिखेंगे। या लिख लें प्रोसीजर, ठीक है, या लिख लें आप इन्वेस्टिगेशन, या लिख लें रिसर्च, तीनों नहीं लिखने, मैं फिर कह रहा हूं, एक ही लिखना है। और याद रखें कि प्रोसीजर, फाइंडिंग, सजेशंस या पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये आप पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। कितना लिखें भाई, जितना आप 30 से 35 मिनट्स में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। और मैं फिर आपको बताऊंगा, आइडियल यही है कि आप 2 से 3 बातें कहें, 2 से 3 सेंटेंसेस आप लाजमी लिखें, 2 से 3 सेंटेंसेस लाजमी लिखें हर एक सेक्शन के अंदर, 2 से 3 मस्ट। हाँ, सजेशन अगर आपको लगता है कुछ ज्यादा है तो आप 4-5 कर लें, 4-5 सेंटेंस कर लें, लेकिन आपने ज्यादा बड़ा नहीं करना। बस इतना याद रखें, 35 से 40 मिनट्स में आपकी रिपोर्ट खत्म हो जानी चाहिए। मैंने क्या किया था, प्रोसीजर क्या किया, मैंने विजिट किया ब्रांचेस को, लाहौर, कराची, मुल्तान और सियालकोट। मैंने पुराने कस्टमर से भी बात की जो कि हमारे कंपेटिटर्स के पास चले गए। मैंने उन चीजों को देखा जिन्होंने उनके अटेंशन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, और सर्टेन क्राइटेरिया को उन्होंने मेट किया, और जिन्होंने ऐसे क्राइटेरिया जिसने कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आई एम नो गोइंग टू राइट डाउन माई फाइंडिंग्स है, आपने ये लिख कर दरमियान में कॉलन का निशान लगा के फिर फाइंडिंग्स का टाइटल देना है। फाइंडिंग्स मैंने क्या निकाली कि पाकिस्तान में प्राइस ऑफ हमारे गुड्स जो है वो बड़ी ऊपर चली गई, आसमान से बातें कर गई, इन्फ्लेशन की वजह से और टैक्स इंक्रीज की वजह से, और जनाब अवेयरनेस की भी कमी की वजह से हमारी इस प्रोडक्ट के देरपा होने की अवेयरनेस भी लोगों में कम है। इस वजह से पाकिस्तानी जो है ना, उन्होंने लोकल ब्रांड्स को खरीदना शुरू कर दिया ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर। हम ब्रांडेड है लेकिन हमसे ऊपर उन्होंने इस चीज को खरीदना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा काम गलत हो गया सर, जिससे बड़ा ही ज्यादा काम खराब हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जनाब हमारे पास आगे है कि अच्छा, एक मैं बात बता दूं कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी, और आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड करके तो आप लोगों को मैसेज भी कर दूंगा, तो ये आप देख लेंगे उसमें, तो इसलिए अभी सिर्फ अटेंशन दें आप, ठीक है जी। कॉलन आएगा रिस्पेक्टेड सर के बाद। फाइंडिंग्स आगे भी जा रही है, आपने फाइंडिंग की दोबारा हेडिंग नहीं देनी, क्योंकि आपके पास एक ही पेज होगा, लेकिन आपके लिए मैंने फाइंडिंग की हेडिंग इसलिए दी है कि ये जरूरी था कि आपको पता चले कि अभी फाइंडिंग चल रही है। हमारे कुछ सेल प्रोफेशनल जो थे वो कुछ कसूरवार पाए गए हैं जनाब। उनको ऐसा लगता है कि एडिडास एक ग्लोबल ब्रांड है, बस उन्हें ज्यादा मार्केटिंग करने की या एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें ऐसा लगा। तो जनाब फिर इम्पैक्ट क्या निकला, असर क्या निकला? असर ये निकला कि 8 महीने पहले हमारी कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्लाइंट्स जो थे लूज होने लगे, जाने लगे। सेल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो समझते थे कि ये आर्जी था, बस उन्होंने कम अटेंशन दी इस मैटर पर। मजीद ये कि बहुत से जो कंपेटिटर्स थे उन्होंने अपने रेट कम किए, लेकिन हम टाइमली जजमेंट नहीं कर सके अपनी स्ट्रेटेजी। कुछ स्किल्ड मैनेजर जो पहले ही भांप गए क्या कंपनी डूबने वाली है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ गए, और तकरीबन 3 महीने पहले वो चले गए, और हमने उनकी रिप्लेसमेंट भी फाइंड नहीं की, और नतीजा ये निकला कि सेल्स मजीद गिरती चली गई। अब मैं करूंगा बात कंक्लूजन। सर मेरी फाइंडिंग्स और बहुत ही ज्यादा एनालिसिस तज्जिए के बाद मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये फर्म, ये भी आप कॉपी करेंगे पेस्ट वैसे ही, ठीक है, कि दोबारा तरक्की कर सकती है पाकिस्तान में, अगर हम इमीडिएट एक्शन लें और अपनी वीकनेस पे काबू पाएं और अपने प्लान्स को चेंज करें। हम सर तरक्की कर सकते हैं सर, सर हम तरक्की कर सकते हैं। सजेशन देनी है अब आपने, या वर्ड सजेशन लिखेंगे या रिकमेंडेशन लिखेंगे, आप दोनों को नहीं लिखेंगे, कोई एक लिखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो जनाब वी नीड टू कन्वीन एन इमरजेंसी मीटिंग, हमें जनाब एक इमरजेंसी मीटिंग करने की जरूरत है, ताकि प्राइसिंग के ऊपर बात करें, मार्केट प्रैक्टिसेस के ऊपर बात करें। जो कंपिटेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी की जो है वो बैकबोन कहलाते हैं। हमें न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए या उनसे राब्ता करना चाहिए जो छोड़ गए, और उनकी कंप्लेंट्स को सुनना चाहिए अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो। जनाब कंपीटिंग बिजनेस की तरह हमें अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, ब्लेस्ड फ्राइडे, 11/11 और विंटर सेल्स की तरह हमें इसकी तर्ज पे चीजें लेके आनी चाहिए। लोगों को भी आगाह करना चाहिए कि हमारा ब्रांड क्यों सुपीरियर है, और
उनकी डिमांड्स को बेस्ट सूट करेगा, हमें बताना चाहिए। और एंड आप करेंगे कि सर ये भी हर एक का वही होता है सेम। बड़ी एहतराम के साथ इस रिपोर्ट को लिखने में मैंने तमाम अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए इससे मुतालिक तो प्लीज मुझे लाजमी बताइएगा, मैं हाजिर हूं, बंदा हाजिर है। और फिर आप करेंगे एंड। योर्स ट्रूली, ट्रूली का टी कैपिटल है, कॉमा नहीं लगा हुआ, ये बात याद रखनी है, स्टूडेंट ऐसे करते हैं। शाहीन सिग्नेचर याद रखें, लेटर्स में भी सिग्नेचर आएंगे, इसलिए ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर दो नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, शाहीन अफरीदी पूरा नाम था, आप शाहीन लिखेंगे, अपने लैपटॉप पे कीबोर्ड पे लिखेंगे कंट्रोल+B, एंटर करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल+I, जिसका मतलब है इटैलिक, यानी वो टेढ़ा हो जाएगा, तो ये सिग्नेचर बन गया। फिर नीचे पूरा नाम आएगा, सिग्नेचर के बाद कंप्लीट नेम आएगा, और फिर आप डेजिग्नेशन लिख देंगे जो आपकी डेजिग्नेशन है, तो जनाब आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो गई खत्म। अब मुझे बताएंगे रिपोर्ट राइटिंग पे किसी का कोई सवाल मुझसे पूछ लीजिए जी। बेटा 30, इसमें वर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन याद रखें कि उतनी लिखें जितनी 35 से 40 वर्ड्स में पूरी हो सके। ईशा कह रही है कि सर ये जो हेडिंग है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, इंट्रोडक्शन रिसर्च फाइंडिंग रिसर्च हेडिंग, सब हेडिंग को बोल्ड करना है जी, बिल्कुल बोल्ड करना है सर। फॉन्ट के साइज वगैरह का ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा जी, बेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, आपने कुछ नहीं उसके ऊपर चेंज करना। कोई और सवाल जनाब, कोई और सवाल किसी बच्चे का? अगर नहीं है तो नो का मैसेज कर दे प्लीज, ताकि मैं लेटर्स की तरफ बढ़ूं जल्दी जल्दी। अरे जबरदस्त हो गया। अब आ रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों लेटर राइटिंग की तरफ, विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो लेटर राइटिंग को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, इसलिए बड़े ध्यान से बात को समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। बेटा लेटर राइटिंग में एक बात तो याद रखें कि अगर आपको लेटर का फॉर्मेट आता है ना, आपको बताया कि देखें ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, तो अगर आपको वो गलतियों का पता है तो लेटर राइटिंग में एक पोर्शन जो बहुत ही कम आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपकी मौजें हैं, वो ये कि आपको एक लेटर का ड्राफ्ट लिखा हुआ मिलेगा और कहा जाएगा कि जनाब इसमें से 5 वीकनेस बताएं, तो आप बता देंगे जनाब सैनिटेशन नहीं है, डेट सही नहीं है, ठीक है, इसी तरह बॉडी पैराग्राफ का फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, इस किस्म की बात है। अगर फॉर्मेट आपको पता होगा तो आप वो गलतियां निकाल लेंगे और 10 नंबर आपको चुंगे के आराम से मिल जाएंगे। और वो कहेंगे, हाँ दूसरे पोर्शन में कहेंगे कि जनाब गलतियां कर ली जी, चलो हूँ जरा सही करके लिख दो। तो आपने वो गलतियां ठीक करके उस लेटर को वैसे ही आपने लिख देना है, तो 10 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो अगर ये सेक्शन आ गया तो आपके लिए तो मौजे हैं। दूसरा सेक्शन ये होता है स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट के मुताबिक आपने जो है वो लेटर को लिखना होता है। और याद रखें कि लेटर्स के टोटल 6 से 7 टाइप्स होती हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। पहले तो बात ये समझ लें कि लेटर्स को लिखने का मेन मकसद ये था कि आपने लोगों से कम्युनिकेशन करनी थी आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग जो बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं ना, तो वो कुछ रूल्स बनाते हैं कि कैसे लेटर्स को लिखना चाहिए। और लेटर को लिखने के दो तरीकाकार होते हैं, एक होता है फॉर्मल वे, एक होता है जनाब जिसे हम कहते हैं इनफॉर्मल वे। जैसे मैं दोस्त में अब से बात कर रहा हूँ, और सुना भाई कैसे हो, ठीक हो, ये इनफॉर्मल वे है। और फॉर्मल वे अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, डियर, मिस्टर, ये सब क्या है, फॉर्मल है। तो फॉर्मल में हम फॉर्मल टोन का इस्तेमाल करते हैं, और जो इनफॉर्मल होता है उसमें इनफॉर्मल टोन का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ बातें जरा इनको अपने ध्यान से, बड़े ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। कंपनी टू कंपनी डिस्कशन होगी तो इसका मतलब है वो जो लेटर होगा वो होगा बिजनेस लेटर। कंपनी टू कंपनी डिस्कशन होगी तो वो लेटर कौन सा होगा, बिजनेस लेटर। ठीक है, तो जनाब याद रखिएगा कि अच्छा छोड़ दें, याद रखिएगा कि जो बिजनेस लेटर होता है उसमें कंपनी टू कंपनी डिस्कशन होती है, और अगर कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी को लिखता है या कंपनी का एम्प्लॉय अपने बॉस को लिखता है, तो उसके लिए जो फॉर्मेट यूज होता है वो होता है सेमी ऑफिशियल लेटर। अच्छा, एक लेटर होता है जो हमने अखबार के एडिटर को लिखना होता है, तो उसके लिए जो पैटर्न फॉलो करते हैं होता है लेटर टू एडिटर। सारे पैटर्न मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं ताकि इसको आप समझ लें कि कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। अगर कंपनी के एम्प्लॉय ने कंप्लेन करनी है अपने बॉस को किसी चीज के मुतालिक, तो वो सेमी ऑफिशियल या बिजनेस लेटर ही लिखेगा, और वो कंप्लेंट लेटर ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसमें उसने फॉर्मल टोन के मुताबिक ही चलना है। एक तरीकाकार होता है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को लिखता है तो वो होगा सोशल लेटर। एक होता है जिसमें आपने किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे को लिखना है, LWMC वाले को लिखना है, पुलिस इंस्पेक्टर को लिखना है, ट्रैफिक पुलिस को लिखना है, तो वो जो फॉर्मेट होता है उसे हम कहते हैं लेटर टू
गवर्नमेंट का प्रोसीजर, ये बात याद रहेगी। इसी तरह एक और बात याद रखें कि जिसपे आपने किसी कंपनी को लिखना होता है इंक्वायरी के लिए कि जनाब वो मैनू जरा दसो की किता जे मैं वो सामान पूछा सी, उसका क्या किया, उसे कहते हैं जी फॉलो अप लेना। और एक इंक्वायरी होता है, मुझे बताएं आपके पंखे कितने के हैं, आपके एग्जॉस्ट फैन कितने के हैं, और ये सारा उसे हम कहते हैं वो इंक्वायरी की है आपने। आपने सीवी भेजी और उस सीवी से मुतालिक पूछना है कि जनाब क्या बना, अभी तक मुझे कोई रिप्लाई आपने नहीं दिया, तो वो क्या है, इंक्वायरी लेटर। हम उस इंक्वायरी लेटर का नाम देते हैं। अच्छा, एक होता है वो लेटर जिसके अंदर आपने, वो लेटर तो एक ही होता है, वो 1000 लोगों तक जाता है, पूरी कंपनी के हर इंप्लॉय के पास जाता है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन सबके पास जाता है, मार्केटिंग मैसेज उसके अंदर किया जाता है कि हमारी कंपनी से आप काम करवाएं। हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड सर्कुलर्स। क्या कहलाता है, सर्कुलर्स। ये टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं जिनको आपने बस माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। बेटा रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अपलोड, आपको समझ आएगा, ईशा परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, लाइबा कहते हैं लेटर टू गवर्नमेंट, वो परसुएसिव भी कहलाता है बेटा, सब कुछ आ जाएगा। अभी आपने ये जो बातें बस मैं कह रहा हूं, बस ये अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परसुएसिव भी कहते हैं उसे। तो ये बातें आपने अपने माइंड में रख लेनी है, इसको बड़े अच्छे अंदाज से आपने जेहन में समझा लेना है, बिठा लेना है। ये हो गई बात। अब जरा मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो लेटर से मुतालिक करना चाहता हूँ। लेटर जो होता है ना, वो हमेशा ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन आपके पास तो लेटर हेड नहीं आएगा ना, आपको तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आपके पास पेज ही होगा, इसलिए आप सेंडर और रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फॉर्मेट फॉलो करेंगे, बस उसके अलावा और आप कुछ नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको देखना जरूरी है। डेट के बारे में याद रखें, वही पैटर्न फॉलो करना है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उस डेट को आपने नहीं भूलना, पैटर्न को वही फॉलो करना है। सेंडर एड्रेस, ये जानबूझ के मैंने गलत किया है, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना होगा। सेंडर एड्रेस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नाम, पर्सन का नाम, फिर उसके बाद लिखेंगे उसकी डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद लिखेंगे आप कंपनी नेम, फिर उसके बाद आप लिखेंगे जनाब क्या, उस कंपनी नेम को लिखने के बाद आप नीचे एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस से पहले आप ईमेल भी लिख सकते हैं अगर आप ईमेल लिखना चाहें तो। ये सिर्फ मैं किसके लिए कह रहा हूँ, सेंडर एड्रेस के लिए। नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, अच्छा याद रखें कंपनी का नाम पहले भी आ सकता है, डेजिग्नेशन उससे नीचे, नेम उससे नीचे, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें होना मस्ट है जो मैंने आपको बता दी। बाकी वो पैटर्न जब आपके सामने आएगा तो सब चीजें कवर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना आपने। जो रिसीवर एड्रेस है, रिसीवर में भी यही है कि आपने नाम लिखा पहले, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद कंपनी का नाम, नीचे एड्रेस आ गया, एड्रेस को आप लिख देंगे, ठीक है। फर्ज करें कि अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो आप सिर्फ शहर का नाम लिखेंगे, चाहे शहर का नाम नहीं दिया फिर भी लिखेंगे लाहौर, कराची, वट जो भी है। एक बात याद रखें, इस बात को नहीं आपने भूलना, अगर आपको नहीं पता कि जिससे आप मुखातिब हैं वो बंदा है, बुढ़ी है, या अगर बुढ़ी है तो वो कैसे अपने आप को पुकारना चाह रही है, पता नहीं ब्याह होया कि नहीं होता, पता नहीं उसकी कहीं डिवोर्स तो नहीं हो गई, अल्लाह माफ करे, मतलब वो अपने आप को मिस कहना चाहती हैं, कहलवाना चाहती हैं, मिसेस कहलवाना चाहती हैं। अच्छा, वो जो सर है सामने जो बंदा है, वो बंदा अपने आप को डियर कहलवाना चाहता है, मिस्टर कहलवाना चाहता है, सर कहलवाना चाहता है, कैसे कहलवाना चाहता है मुझे नहीं पता। तो इस मामले में हल हमारे पास ये है, हल सिर्फ दावत इस्लामी नहीं है, हल ये भी है कि जनाब आप MS लिख दें उससे पहले। क्या लिख दें, MS, मिस्टर, मिसेस, डियर, सर, उन सब की जगह पे आप क्या लिखें, MS। MS वाजिद गुलजार, MS अलीना मुख्तार, ठीक है। ये बात समझ आ गई बात की, मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सैल्यूटेशन जिसे कहते हैं सलाम दुआ, सलाम दुआ के लिए याद रखिए, अगर आप किसी को नहीं जानते तो हमेशा आपने उनके पर्सनल टाइटल्स जो है वो यूज करने हैं और उनका नाम यूज करना है। मिस्टर रिजवान अली, MS अलीना मुख्तार, आप इस तरह यूज करेंगे। एक और बात, अगर आप नहीं किसी के जेंडर के बारे में आपको पता कि ये कौन है, बंदा है, बुढ़ी है, मुकद्दस बंदा भी होता है, बुढ़ी भी होती है, अब आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे डियर नाम से पहले। ये बात भूली नहीं है, सब चीजों की एक ही बात, MS लिख दें, सब चीजों की एक ही बात। लेकिन अगर आप और ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो इस तरह से यूज कर लें। अगर आप स्पेसिफिकली नहीं जानते कि आप किसे लेटर लिख रहे हैं, बंदा है, बुढ़ी है, कौन है, नाम भी नहीं है, मुझे नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे, टू होम इट मे कंसर्न। और वो कैसे लिखेंगे, टू का T कैपिटल चूंकि स्टार्ट है, होम का W कैपिटल, ठीक है, इट का I कैपिटल, मे का M कैपिटल, कंसर्न का C कैपिटल, और उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन, ये डियर सर वाली जगह पे आप लिखेंगे। ये बात क्लियर है, डन है, कोई मसला, बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, कोई मसला नहीं है, नो कह दो कम से कम, अरे गुड हो गया, फंटेस्टिक हो गया। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। लेटर के बारे में एक और बात, बॉडी पैराग्राफ्स, याद रखिए कि बॉडी पैराग्राफ्स हमेशा 3 बनाने हैं आपने। कितने बनाने हैं, 3। 3 बॉडी पैराग्राफ क्या होंगे, पहला जो हिस्सा होगा उसे नाम देंगे इंट्रोडक्शन का। ये बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा,
इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ कहना है आई होप यू आर रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ, माई नेम इज एबीसी। ठीक है। ओहो, वो एक आता भी था माई नेम इज जॉन रेबो। ठीक है, वो चलो छोड़ो, हम उसकी तरफ किधर जा रहे हैं। माई नेम इज एबीसी एंड आई एम फ्रॉम, आप अपनी कंपनी का नाम लिखें। द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज टू टेल यू अबाउट आवर कंपनी, अबाउट माई कंपनी। ये लिख दिया और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन आपका हो गया खत्म। इंट्रोडक्शन के बाद अब आपने मेन गेम खेलनी है, कहां पे? बॉडी पैराग्राफ में। बॉडी पैराग्राफ में आपने मेन बात कहनी है, जो भी कहनी है, जितनी बातें करनी है आप वो सारी की सारी करें बॉडी पैराग्राफ में। और तीसरे में आप कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन। और कंक्लूजन में कहेंगे सर आई होप टू रिसीव एन आंसर फ्रॉम यू वेरी सून, आंसर फ्रॉम यू वेरी सून। एंड ये भी कह सकते हैं कि आई होप दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू, एंड वेरी सून आई होप टू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम यू, या ईमेल फॉर मीटिंग फ्रॉम यू वेरी सून। और आगे लिख देंगे आप रिगार्ड्स या वट एवर जो भी है। तो ये 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए आपके लेटर में। और सवाल ये पैदा होता है सर कितने वर्ड्स का होना चाहिए? तो याद रखें कि बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं आपके लेटर के, ये 90 से 120 वर्ड्स आइडियल हैं। 90 से 120 वर्ड्स, 90 वर्ड्स मिनिमम, मैक्सिमम 120 जाए, इससे ऊपर ना जाए। और इस पूरे लेटर को सॉल्व करने का जो टाइम है वही है 35 से 40 मिनट्स। इससे ज्यादा आपने टाइम इन पे नहीं गुजारना, ये बात याद रखिए। यहां तक बात समझ आ गई? आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं डायरेक्ट पैटर्न्स की तरफ, चीजों की तरफ, ताकि हम चीजों को अच्छे अंदाज से स्मूथ वे में कंक्लूजन की तरफ लेके चलें जी। लेकिन मैं क्लोज जरा बताता चलूं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो आपने करना है बॉडी पैराग्राफ्स के बाद, जरा उसके बारे में समझ लीजिए कि 2 कॉमन क्लॉजेज हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के अंदर। हम इनफॉर्मल अगर मैं सैल्यूटेशन यूज की डियर सर डियर मैडम, तो आप योर्स फेथफुली, और याद रखें जान के मैंने ये गलत किया हुआ है, फेथफुली एफ कैपिटल, ट्रूली जो है वो टी कैपिटल, ओबीडियंटली ओ कैपिटल। आपने हमेशा याद रखना है योर्स ट्रूली, और उसके बाद कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना। इसी तरह अगर आपने फॉर्मल सैल्यूटेशन यूज किया मिस्टर अली, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, तो हमेशा लिखें योर सिंसियरली, और कॉमा उसके बाद नहीं लगाना। ये बात याद रखनी है। रेकमेंडेड फॉर्मल जो क्लोजिंग होती है वो यही है, योर्स ट्रूली, रिस्पेक्टफुली, सिंसियरली। और अगर आपका लेटर लेस फॉर्मल है तो आप लिख सकते हैं ऑल द बेस्ट, थैंक यू, रिगार्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप, बेस्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई। ठीक है, अब बात को जरा समझते हैं। हम लोग आते हैं लेटर राइटिंग के पैटर्न्स की तरफ, ताकि हमारा जो मामला है वो क्लियर हो और हम चीजों को अच्छे तरीके से स्मूथ वे में लेके चलने वाले बने। तो जनाब मैं अब आ रहा हूं आपके सामने लेके लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स को, ताकि आप उसको समझ पाए और अंडरस्टैंड कर पाए। तो जनाब अब आते हैं हम लोग आपके सामने लेटर राइटिंग के पैटर्न्स की तरफ। और मैं स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ कर दूं जरा, ताकि आप उस स्क्रीन को देखें जो कि स्क्रीन आपके देखने के काबिल है। जी मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज बताइएगा। अरे गुड हो गया। एक सवाल आया दानिश की तरफ से, और उससे पहले आया ईशा की तरफ से, सेंडर डेट रिसीवर से, ये तो पुराना है सर। बस बॉडी पैराग्राफ 90, इंट्रो एंड कंक्लूजन एंड 90 वर्ड्स में ऐड है कि क्या ही दानिश, वो की क्या ही बॉडी पैराग्राफ, सिर्फ बॉडी पैराग्राफ जो अंदर है डियर सर के बाद वाला, जो आपने 3 इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है, ये तीनों बॉडी पैराग्राफ्स, ये तीनों पैराग्राफ्स 90 से 120 वर्ड्स के होने चाहिए टोटल। उसके बाद सैल्यूटेशन में ईशा कहने, सैल्यूटेशन में हमेशा कलर यूज करना है, कॉलन सैल्यूटेशन, डियर सर, यस वेरी गुड ईशा। ये सवाल बड़ा अच्छा था आपका। सैल्यूटेशन में हमेशा बाद में कॉलन यूज करना है, कॉमा यूज ना करें, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। आइए अब लेटर राइटर की तरफ चलते हैं। जो मैंने बात की थी मैं उसको दोबारा करता हूँ। बेटा लेटर राइटिंग के कितने पैटर्न्स हैं? बिजनेस लेटर है, याद रखें बिजनेस लेटर आने के जो चांसेस हैं, बिजनेस लेटर आने के जो चांसेस हैं वो हैं जनाबे वाला 90%। ये बात आपने नहीं भूली। चलो ये क्या मसला है? एक मिनट प्लीज। ओह अच्छा, एक मिनट बचो, बस एक मिनट। वापस आते हैं अपनी बात पे। तो मैंने कहा कि बिजनेस लेटर जो है उसके आने के चांसेस कितने हैं? 90%। और ये आएगा, मुझे यही लगता है कि यही आएगा। लेकिन बाकी भी तो जेहन में रखने हैं ना, छोड़ तो कोई नहीं सकते हम, वो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। बिजनेस लेटर सेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है,
लेटर टू एडिटर इसका दूसरा नाम होता है। सोशल लेटर होता है, परसुएसिव लेटर जिसको लेटर ऑफ गवर्नमेंट, ये सेम पैटर्न फॉलो होता है। सर्कुलर्स हैं, और फिर इंक्वायरी का फॉलो लेटर। बाजू का ऐसा होता है कि आपसे कहते हैं राइटर परसुएसिव लेटर, तो जब कहा गया तो पैटर्न यही फॉलो होगा। राइटर सेमी ऑफिशियल लेटर, तो सेमी ऑफिशियल का लेटर का पैटर्न ही फॉलो होगा। ये बात आपने याद रखनी। क्लियर। आइए अब एक एक करके जरा पैटर्न्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जनाब बिजनेस लेटर की तरफ, और देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो जनाबे वाला, बिजनेस लेटर का पैटर्न ये रहा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का टाइटल नहीं देना, ये बात याद रखनी है। सेंडर एड्रेस का टाइटल नहीं देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेंडर एड्रेस का टाइटल नहीं देना। ठीक है। सेंडर एड्रेस आप लिखेंगे, ये मैं पहले पीछे बता चुका हूँ। फिर डेट आएगी, डेट के बाद रेफरेंस। अगर आपके स्टेटमेंट में रेफरेंस का कहा गया तो लिखें, वरना ना लिखें। रेफरेंस नंबर का क्या है, सिंपल सी बात है, आपने लिखना है ABC, उसके बाद सीधी लाइन डाल दें, जेम्स बॉन्ड का 007 डाल दें, सीधी लाइन डाल दें, और फिर साल लिख दें 2025 या जो भी है। तो ये रेफरेंस नंबर होता है। अगर आप चाहें लिखना तो लिख लें, अगर दिया हुआ है तो फिर तो लिखें, अगर नहीं दिया हुआ तो आपकी मर्जी है लिखना है, नहीं नहीं लिखना तो ना लिखें, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस है, इसका टाइटल नहीं देना। सॉरी। इसका टाइटल नहीं देना। और फिर कोई बात, नेम डेजिग्नेशन कंपनी और एड्रेस। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टाइटल फॉर्म, सेंटेंस फॉर्म, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा इसके बारे में। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन के बाद बॉडी पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, बता चुका हूँ इसके बारे में मैं। फिर आपने क्लोज करना है, वही जो क्लोज आप करेंगे, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, वट एवर। फिर नीचे आपके सिग्नेचर आएंगे, मैं बता चुका हूँ रिपोर्ट में कि सिग्नेचर कैसे करना है। नाम आएगा, फिर आपकी डेजिग्नेशन आएगी। नाम पूरा लिखना है, सिग्नेचर में फर्स्ट नेम लिखते हैं हमेशा। और फिर आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, जो है आपकी बिजनेस लेटर कवर हो गया। बिजनेस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेमी ऑफिशियल लेटर। सेमी ऑफिशियल में वही बात, स्टैंडर्ड ड्रेस नहीं लिखना, टाइटल, नेम डेजिग्नेशन कंपनी एड्रेस, फिर नीचे डेट आएगी, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस का टाइटल नहीं लिखना, वही साहब आपने फॉलो करना है। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन देना है, सैल्यूटेशन के बाद वही क्लोज करना है, नाम लिखना है आपने, और बात खत्म। फिर सोशल लेटर है, जो है लेटर टू फ्रेंड। डेट है, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस है, एड्रेस आप लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप आएंगे सैल्यूटेशन की तरफ। यानी रिसीवर एड्रेस में आप सिर्फ एड्रेस भी लिख दें, अपना नाम ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एड्रेस लिखना है। ठीक है। सैल्यूटेशन है, फिर उसके बाद 3 पैराग्राफ्स हैं, और आपने उसको क्लोज करना है, और अपना नाम नीचे लिखना मत भूलिएगा। सोशल लेटर के बाद हम आते हैं परसुएसिव लेटर या लेटर टू गवर्नमेंट की तरफ। लेटर टू गवर्नमेंट में डेट पहले आएगी, फिर उसके बाद आपका रिसीवर एड्रेस आएगा, रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद 3 पैराग्राफ्स, क्लोज, क्लोज के बाद आप करेंगे अपना नाम, नाम के बाद आप लिखेंगे अपनी डेजिग्नेशन, और बात खत्म। अच्छा, फर्ज करें मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से। सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के बिटवीन डबल एंटर नहीं बेटा, सिंगल एंटर ही करें, आप डबल एंटर ना ही करें। कर देंगे डबल एंटर, मसला नहीं है कि मैं सिंगल एंटर ही रूल आपको आपको फॉलो करवाऊंगा। मैं यही कहूंगा कि सिंगल एंटर ही करें। अगर फर्ज करें कि आपने लिखा एक शहरी होते हुए अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो उसमें आप डेजिग्नेशन में क्या लिखेंगे? जल्दी से मुझे इसका जवाब दें, जल्दी से बताएं आप क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। क्या लिखेंगे डेजिग्नेशन में, क्या लिखेंगे, जल्दी बताएं। चलो तुम नहीं दस सकते, मैं दस देना, इसका लिखेंगे आ सिटीजन, यानी एक शहरी जो लिख रहा है, आ सिटीजन, फातिमा बाजी, आ सिटीजन। परसुएसिव के बाद नेक्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर्स के लिए ये जान पे मैंने गलती की है, जरा समझिएगा। रेफरेंस का वही रूल है जो मैंने बिजनेस में आपको बताया था, याद रखिएगा। रिसीवर एड्रेस आप लिखेंगे, और रिसीवर में क्या लिखेंगे, क्योंकि सबको लिखना होता है। ऑल इंप्लॉयज है, इंप्लॉयज का ई कैपिटल, फाइनेंस डिवीजन है डी कैपिटल, ईमा रीजन है तो आर कैपिटल। इसी तरह जब आप आएंगे दा मैनेजर, तो दा का टी कैपिटल, मैनेजर का एम कैपिटल, वाजिद गुलजार है तो डब्ल्यू कैपिटल, और गुलजार का जी कैपिटल। तो ये बात आपने नहीं भूलनी, इस चीज को याद रखिएगा। सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, पैराग्राफ राइटिंग, क्लोज करना है आपने, सिग्नेचर आपने अपने करने हैं, अपना नाम लिखना है, और फिर आपने अपना डेजिग्नेशन लिख देना है, तो काम हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्वायरी या फॉलोअप लेटर, तो उसमें डेट आएगी, रिसीवर एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस के बाद वही सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, 3 पैराग्राफ्स है, क्लोज है, क्लोज के बाद आपके सिग्नेचर, और फिर उसके बाद आपका नाम, और बात खत्म। तो जनाब लेटर राइटिंग में हमारे वो खत्म हो गए। मैं नोट्स अभी आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, और उनके अंदर मैंने कुछ लेटर बकायदा लिखे हुए हैं। ठीक है, बकायदा प्रैक्टिस करवाई हुई है मैंने बच्चों को, तो आपने वो भी लाजमी उसको देख लेना, ताकि आपका वंस फॉर ऑल ये मसला ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, राबिया कहती है कि सर अगर सोशल लेटर हो और क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस दिया हो, तो हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने नहीं लिखना, सिंपल सी बात ये है। ईशा,
सैलिटेशन में फर्स्ट लेटर कैपिटल आना है, यस बिल्कुल ठीक है आपने कहा। सैलिटेशन में फर्स्ट भी आना है, सेकंड भी आना है। डियर सर है, डियर का डी कैपिटल, सर का एस कैपिटल, उसके बाद कॉलन। क्लोजिंग में भी कैपिटल आना है, जी हाँ। योर्स का यो वाई कैपिटल, सिंसियरली का एस कैपिटल, वेरी गुड, सही कहा। अहमद इकबाल सर सिर्फ बिजनेस एंड सेमी ऑफिशियल में लेटर्स में ही लिख रहा है बेटा। फॉर्मेट देख लें, आपको मैंने अभी बताया, ये तो सवाल आपका बोगस है। आपको फॉर्मेट देखेंगे आपको पता लग जाएगा। कोई और सवाल किसी बच्चे का? बहनों भाइयों सवाल करो, जल्दी से पूछें कोई और सवाल। कोई और सवाल नहीं है? अरे गुड हो गया। तो जनाब, आज हमारी क्लास का ये ऑफिशियल क्लोज था, और इसके अंदर आप लोगों ने अब लेटर राइटिंग को और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करना है, और ये चीज़ों को देखना है, और फॉर्मेट्स आपके पास हर चीज़ आ जाएगी, एवरीथिंग विल बी देयर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और बेटा ये जो सेशन आपके साथ रहा, यकीन करें मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि आप लोगों में से जो है वो सब बच्चे बड़े ज़्यादा जो है वो इंगेजिंग थे। आप आते थे, चीज़ों को इंगेज होते थे, फिर उसके बाद मुझे मैसेज भी करते हैं आप लोग, और करने के बाद मुझे क्यूरीज पूछते हैं, और मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ। याद रखें, मुझे नहीं है इसमें कि आप मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है, आप पेड हैं या नहीं है, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ, और यकीन करें मैं हमेशा देता रहूंगा, और आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। पूरे सेशन के अंदर अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो जो आपको बुरी लगी हो, कोई ऐसी बात मुझसे हो गई हो कि जो नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए दिली माजरत। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवाया, इसके अंदर कोई मेरा पर्सनल गेन नहीं था। ये जस्ट एक कलेक्टिव पर्पस के लिए, पब्लिक के लिए, और लोगों की सलामती के लिए और बहबूद के लिए था। और इसको पास करना पीआरसी को मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन वही लिखना आना चाहिए। प्रैक्टिस बार बार करें, असाइनमेंट्स अपने टीचर को चेक करें। अब आपके सवाल में देख लेते हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो देख लेते हैं। सिंगल सर ने बोला है, अच्छा वो तो खुद ही बात हुई है सर, लेटर में अज्यूम किया क्या कर सकते हैं? बेटा मैंने बताया, आप डेजिग्नेशन अज्यूम कर सकते हैं, नेम अज्यूम कर सकते हैं, एड्रेस अज्यूम कर सकते हैं। जजाकल्ला लिया सर बेटा। फातिमा कह रही कोई नहीं है जी सर, दुआ बेटा, और हमेशा आपके लिए दुआ है। मे अल्लाह ब्लेस यू, जजाकल्ला बेटा, बहुत शुक्रिया सबका, बहुत 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 शुक्रिया। नीचे है ईशा वसीम, कहते हैं स्टैंडर्ड डेट रिसीवर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, इनमें डबल एंटर आएगा? नहीं, सिंगल एंटर ही आप लगाएं बेटा। हाँ, डबल एंटर आप कर सकते हैं, वही जो रिजवाने का, लेकिन मैं कहूँगा सिंगल, मैं इसको नहीं कहूँगा। तो रिपोर्ट की स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट सेंड बेटा, ये सारा मैं इसकी रिकॉर्डिंग पूरी अपलोड करूंगा, परेशान नहीं होना मेरा बच्चा। नोट्स भेजूंगा, नोट्स के अंदर भी रिपोर्ट मौजूद है। प्रियंका कह रही है सर थैंक यू फॉर योर फेवर सर जी, कल टेस्ट नहीं होगा? नहीं, टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब क्लास हमारी एंड है, तो टेस्ट इस वजह से नहीं होगा। हाँ, आप टेस्ट करके ना प्रियंका बेटा, आप कोई और स्टूडेंट भी टेस्ट करके, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ग्रैंड टेस्ट सेशन कर रहा हूँ, जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एक, आपने उसके बारे में देखा होगा, स्टेटस वगैरह में मेरे देखे होंगे, तो उनके अंदर मैं लाइव चेक करूंगा। ठीक है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो अगर इंशाल्लाह आपकी बारी है तो उसमें वो भी चेक कर लेंगे। मेमो में जो डेट सीसी तो है, ये सब बोल्ड करेंगे जी, बिल्कुल आप बोल्ड करेंगे। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का, आपसे जो है वो साथ, आपके साथ बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है, मैं अलीना का जफर रिकॉर्डिंग जब अपलोड करूंगा तो